सेक्स स्कैंडल नहीं है, ये महिलाओं के साथ हुआ एक बर्बर अत्याचार है, उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न है और करने वाला राजनीतिक रूप से रसूखदार आदमी है। महिलाओं का 200 महिलाएं, 3000 वीडियो, किसी भी व्यक्ति को पुरुष होने मात्र से शर्म आनी चाहिए। जो हिंदुस्तानी समाज है, जो महिलाओं के प्रति उसकी दृष्टि है, वो आज किसी भी पुरुष के लिए शर्मिंदा होने का दिन है इस खबर को देखकर। और भारत के गृह मंत्री शर्मिंदा होने की जगह वो इस पे राजनीतिक तेरा रेप मेरा रेप जैसा खेल खेल रहे हैं। और जहां बीजेपी का नेता बलात्कार करता है उस पर मिट्टी डाल दीजिए, क्योंकि कोई समस्या नहीं है भाई, हमारी पार्टी का मसला है। ये ठीक वही है कि ईडी सीबीआई जैसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है, वैसे ही विपक्षी नेताओं द्वारा की गई यौन हिंसा अपराध है। और भाजपा के नेता या उनसे समर्थित, उनके गठबंधन में बैठी हुई पार्टी के नेता जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर प्राइम टाइम की डिबेट से ये पूरा मुद्दा ही गायब रहेगा। पूरा ये मुद्दा ही आज भी गायब है, कल से आज तक और आगे भी गायब रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम मुहाने पर हैं। आज उसी पार्टी में महिला नेता के तौर पर स्मृति ईरानी है, जो संदेश खाली के टाइम पर उनका जो रिएक्शन था, ऐसा लग रहा था कि उनके घर की महिलाओं के साथ कुछ हुआ है। अब वही स्मृति ईरानी के मुंह पे टेप लगा हुआ है और वो अमेठी में नामांकन दाखिल कर रही हैं और एक सवाल नहीं पूछ पा रही हैं कि ये 3000 वीडियो जिन महिलाओं के हैं, क्या वो मोदी का परिवार नहीं है? क्या वो महिलाएं जो सरकारी अफसर हैं भारत सरकार की, क्या उनकी अस्मिता की सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार की नहीं है? पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का पोता और जिसके लिए चुनाव प्रचार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो प्रज्वल रेवन्ना अपराध करता है, महिलाओं का शोषण करता है, एक दो नहीं सैकड़ों महिलाओं का, और इसके बावजूद देश से फरार होकर के जर्मनी पहुंच जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस समय कई अखबार कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है जो कि प्रज्वल रेवन्ना ने किया है। हालांकि इस बात से मेरी आपत्ति है कि आप बलात्कार को, मोलेस्टेशन को, यौन हिंसा को, प्रताड़ना को सेक्स स्कैंडल कह करके उसको सतही मत बनाइए, उसको हल्का मत करिए। लेकिन इस पूरे मामले पर अब अमित शाह ने भी बोला है और बोलते हुए उन्होंने पूरा का पूरा दोष कांग्रेस पे डाल दिया है कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। तो इस पूरे मामले पर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पंकज जी, राघव है, सुधांशु है। सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। इस समय एक बहुत मजाकिया बात लग रही है, जो भी थोड़ा बहुत जानता होगा कि देश में जुडिशरी से लेकर के कानून और पुलिस कैसे चलती है, वो समझ जाएगा कि कर्नाटक पुलिस का रोल इसमें कैसे नहीं है भागने में प्रज्वल रेवन्ना के। लेकिन लगातार आप देखिए सोशल मीडिया पे आज ट्रेंड हो रहा है कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस का हाथ है प्रज्वल रेवन्ना पे, इसीलिए वो देश छोड़ करके भाग गया इतना बड़ा अपराध करने के बाद। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? भाई, बड़ा अफसोस है इसे देखकर कि भारत के गृह मंत्री से राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अगर वैसे देखा जाए तो जेडीएस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और जो विदेश जाने का, पासपोर्ट का या पूरा जो एयरलाइंस का पूरा सिस्टम है वो केंद्र सरकार के अधीन है। और वहाँ पर कुछ दिन पहले जो एफआईआर हुई थी वो तो रेवन्ना के ही एक आदमी ने, एजेंट ने कराई थी, ये कहते हुए कि भाई उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, इस तरह के मसले आ रहे हैं, तो उन पर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अगर कांग्रेस सरकार उस समय क्या कर सकती थी, उस समय वो उसकी जांच ही करा सकती थी, क्योंकि ऐसे तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, खुद ही वो एफआईआर करा रहा है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि असली जो मसला है वो ये है कि किस तरीके से जो ताकतवर लोग हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, ये महिलाओं के साथ हुआ एक बर्बर अत्याचार है, उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न है और करने वाला राजनीतिक रूप से रसूखदार आदमी है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी रेवन्ना के समर्थन में वहाँ भाषण भी देते हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना शुरू किया था और प्रज्वला योजना तक पहुँच गए हैं प्रधानमंत्री। इसको कांग्रेस और बीजेपी में या मतलब कहना ही बहुत अपमानजनक है। ये हमारी सोसाइटी का ख़ास तौर पर जो पूरी दृष्टि है महिलाओं के प्रति वो भी दिखाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी थी, और ये बात अब साबित हो गई कि 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी के एक नेता ने बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा था और कहा था कि भाई इनके खिलाफ इस तरह के आरोप हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, इनको प्रत्याशी हासन से ना बनाया जाए। इसके बावजूद उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, जेडीएस और बीजेपी का संयुक्त प्रत्याशी वो बने। प्रधानमंत्री गए, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर उनको वोट देने की अपील की,
तो अगर फिर इस तरह जिम्मेदारी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद है। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बलात्कारियों के समर्थन में है? जाहिर है हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से जिम्मेदारी फिक्स करेंगे और भारत के गृह मंत्री अगर ऐसा करेंगे तो ये बेहद दुखद है। ये ऐसा लगता है कि महिलाओं का 200 महिलाएं, 3000 वीडियो, किसी भी व्यक्ति को पुरुष होने मात्र से शर्म आनी चाहिए। जो हिंदुस्तानी समाज है, जो महिलाओं के प्रति उसकी दृष्टि है, वो आज किसी भी पुरुष के लिए शर्मिंदा होने का दिन है इस खबर को देखकर। और भारत के गृह मंत्री शर्मिंदा होने की जगह वो इस पे राजनीतिक तेरा रेप मेरा रेप जैसा खेल खेल रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और राघव, एक और चीज़ जो है, एक सवाल उठ रहा है। सही बात है कि इस समय अगर हम बात करें, जैसे ही चुनाव की तारीखें आती हैं, आचार संहिता लगती है, तो कर्नाटक पुलिस हो या कोई भी राज्य की पुलिस हो, वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाती है, अधीन आ जाती है। और सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है एयरपोर्ट की, वो पहले से केंद्र के है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि 2023 में ही दिसंबर में ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता देवराज गौड़ा ने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में इन्होंने ये भी लिखा था कि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के पास ये वीडियोस पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, यानी कि कांग्रेस को कुछ तो खबर रही होगी। ऐसे में अगर आपको खबर थी कि इतना बड़ा अपराध किसी नेता ने किया है और वो भी आपका ओपोनेंट है जो, तो क्या कांग्रेस ने वो अपॉर्चुनिटी मिस की या फिर कांग्रेस ने इस अपराध को हल्के में लिया? सरकार चाहती, पुलिस व्यवस्था चाहती तो तभी इसको अरेस्ट कर लेती, तभी इनके ऊपर कार्रवाई करवा देती, क्यों नहीं हुई? देखिए निवेदिता, प्रज्वल रेवन्ना पहला मामला नहीं है। आप कुलदीप सिंह सेंगर से फाइल उठाएंगी भाजपा की, तो हर बलात्कारी आपको, जो राजनीतिक बलात्कारी है, जो अपनी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं का शोषण करता है, उसको मैं पॉलिटिकल बलात्कारी कहता हूँ। वो आपको एक विशेष पार्टी में मिलेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर पहला नाम। दूसरा नाम आप सभी जानते हैं, देश की तमाम बड़ी पहलवान यहाँ दिल्ली में बैठी रहीं धरने पे, पुलिस ने उन्हें घसीट घसीट के अलग किया, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए। और ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के फिर से अध्यक्ष बनाए गए, फिर विवाद हुआ तब हटाए गए। प्रज्वल रेवन्ना उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सरकारी संस्थाएं कैसा काम करती, इनकी कलई खोलने वाला। रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो संदेश खाली पहुंची थी और उन्होंने संदेश खाली में कहा था कि इस देश को संदेश खाली की वजह से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अब क्या राष्ट्रपति शासन की जरूरत वहां पे नहीं है? संदेश खाली का बलात्कार बलात्कार है क्योंकि वहां पर ममता सरकार है, और जहां बीजेपी का नेता बलात्कार करता है उस पर मिट्टी डाल दीजिए क्योंकि कोई समस्या नहीं है, भाई हमारी पार्टी का मसला है। ये ठीक वही है कि ईडी सीबीआई जैसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है, वैसे ही विपक्षी नेताओं द्वारा की गई यौन हिंसा अपराध है। और भाजपा के नेता या उनसे समर्थित, उनके गठबंधन में बैठी हुई पार्टी के नेता जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। 3000 से ज़्यादा वीडियो हैं जिसमें सरकारी अफसर है। एक महिला सरकारी अफसर इतने संघर्ष के बाद बनती है कि पुरुष उसको समझ भी नहीं सकते हैं। उनका यौन शोषण, कुछ महिला पत्रकार भी हैं, उनके घर में काम करने वाली महिला और उसकी बेटी भी है। ये तो पॉस्को एक्ट से भी बड़ा मसला होता जा रहा है, और उस पर अगर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, गृह मंत्री चुप रहते हैं, तो मुझे याद है एक समय पहले मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजी गई थी जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। तो मुझे लगता है कि समय फिर से आ गया है और प्रधानमंत्री मोदी को चूड़ियां भेजनी चाहिए। हालांकि सिंबॉलिकल बड़ा गलत है चूड़ी भेजने का, लेकिन फिर भी अगर ये एक सिंबल है पॉलिटिकल, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक भेजी जानी चाहिए चूड़ियां, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि अगर वो अपनी पार्टी के बलात्कारी नेताओं को बचाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो कैंडिडेट जीत सकता है, ही इज अ पोटेंशियल विनर, तो आप उसको अभी बचा लें ताकि आपको एक नंबर मिल जाए, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। तो इससे बड़ी राजनीतिक नीचता कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और सुधांशु, एक और चीज जो देखने को मिली है, ना केवल प्रज्वल रेवन्ना बल्कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता जो हैं एचडी रेवन्ना, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है जो कि मेड ने कराई है कि ये भी हमारे साथ इस तरह से बर्ताव किया करते थे। वो प्रज्वल रेवन्ना का तो कहा जाए देश के बाहर है, एचडी रेवन्ना तो है ना देश में, और खड़े होकर के वो बयान दे रहे हैं कि हम डरते थोड़ी ना है कि हम भाग जाएंगे। यही बात अपने बेटे को बताते। लेकिन खैर, इन लोगों के ऊपर ढंग से कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इतना बवाल बढ़ने के बाद अब जाकर के जेडीएस ने सस्पेंड किया है प्रज्वल को, बाकी पे कोई कार्रवाई नहीं है, लीगल कोई कार्रवाई अभी तक दिख नहीं रही है, और इस पे कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि
जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारा बहुत बड़ा रोल है किसी भी मुद्दे को बनाने में और ख़त्म करने में। तो क्या प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला है उस पर प्रधानमंत्री भी सीधे कटघरे में खड़े होते हैं, वो प्रचार करते हैं, और पूरी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो भी कटघरे में खड़ी होती है। लेकिन क्या इस मुद्दे को जानबूझ करके ख़त्म करवाया जा रहा है, या फिर बतौर जनता हम भी फेल हो रहे हैं क्योंकि हम मुद्दा नहीं देख पा रहे कि कितना ज़रूरी है ये इस पर बात करना? नहीं निवेदिता, बतौर नागरिक हम नहीं देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है। इसकी एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी है, आप समझिए इस बात को। मेन स्ट्रीम मीडिया की प्राइम टाइम डिबेट्स में आपको कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा। टीवी चैनलों में आप ले लीजिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं, आपको मेन बहस इस पे देखने को ही नहीं मिलेगी कि रेवन्ना ने क्या किया है। 3000 महिलाएं, 3000, एक सैकड़ों से ज्यादा बड़ी संख्या होती है 3000। 3000 वीडियोस हैं, 200 महिलाएं जी। उसमें 68 साल की बूढ़ी महिला से लेकर और पॉक्सो एक्ट तक, नाबालिग तक, सारे उसमें शामिल है, जिसे राघव भैया ने बताया। देखिए, बतौर जनता को तब दिखेगा जब वो चीज़ दिखाई जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर, प्राइम टाइम की डिबेट से ये पूरा मुद्दा ही गायब रहेगा। पूरा ये मुद्दा ही आज भी गायब है, कल से आज तक, और आगे भी गायब रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम मुहाने पर हैं। देश 2 चरण का चुनाव देश में हो भी गया। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मॉडस ऑपरेंडी सीधी ये है कि वो अपने पॉलिटिकल विनिंग कैंडिडेट्स को बचाती है, इसके बावजूद कि उस पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं। आप चाहे अभी लेटेस्ट मामला हुआ है रेवन्ना से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का, देखिए इसी जंतर मंतर पे, हमारे बगल जंतर मंतर पे, देश की नामी महिला पहलवान आके बैठी हैं। उन्होंने पूरा आंदोलन किया, लेकिन भाजपा ने भरसक कोशिश की इस चीज़ को बचाने की कि ब्रजभूषण सिंह पर कोई आंच ना आए। आज भी वो खुलेआम अपने क्षेत्र में घूमते हैं, रैलियां करते हैं, और इस बात की पूरी प्रबल संभावना है कि उनको टिकट मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है। आप अगर पीछे जाएंगे, पीछे अगर समय में देखें, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हमको सदन में भी देखने को मिले हैं। तमाम ऐसे विधायक जिनको जनता चुन के भेजती है, सदन में बैठ के पॉर्न वीडियो देखते हैं। लक्ष्मण साउदी एक कर्नाटक के नेता हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा। आरोप क्या लगा? बाकायदा सबूत सीसीटीवी के साथ आया कि वो पॉर्न देख रहे हैं सदन में बैठ के। उनको क्या इनाम मिला? उनको इनाम मिला कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया कर्नाटक का। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये बहुत बुरा कृत्य है जो रेवन्ना ने किया है, और इस पे राजनीति के बजाय ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात और जोड़ना चाहूँगा निवेदिता, ये एक सामाजिक और राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये वो पार्टी है जिसमें सुषमा स्वराज जैसी महिला नेता थी। आज उसी पार्टी में महिला नेता के तौर पर स्मृति ईरानी है, जो संदेश खाली के टाइम पर उनका जो रिएक्शन था, ऐसा लग रहा था कि उनके घर की महिलाओं के साथ कुछ हुआ है। अब वही स्मृति ईरानी के मुंह पे टेप लगा हुआ है और वो अमेठी में नामांकन दाखिल कर रही हैं, और एक सवाल नहीं पूछ पा रही हैं कि ये 3000 वीडियो जिन महिलाओं के हैं, क्या वो मोदी का परिवार नहीं है? क्या वो महिलाएं जो सरकारी अफसर हैं भारत सरकार की, क्या उनकी अस्मिता की सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार की नहीं है? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री स्मृति ईरानी, पूरी सरकार में कोई भी ऐसा मजबूत आदमी नहीं है जो इन महिलाओं के हक की आवाज़ उठा सके? और अगर नहीं है तो फिर इस सरकार के रहने की क्या आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल। और इसी बात को निवेदिता मैं और आगे बढ़ाऊंगा। अभी हाल ही में मणिपुर की घटना हुई। प्रधानमंत्री आके ये कहते हैं कि अगर हमने टाइमली इंटरवेंशन ना किया होता तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते। आप प्रधानमंत्री के टाइमली इंटरवेंशन को देखिए। तो प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया हो सकता तो ये वीडियो 6000 हो सकते थे। आज मोदी जी के अथक प्रयासों से सिर्फ ये 3000 तक ही रुक गए। तो कहने को तो सरकार कुछ भी कह सकती है, लेकिन मसला ये है कि वो 200 महिलाएं जो हैं वो किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, और उन 200 महिलाओं के हक की आवाज़ अगर सरकार सिर्फ इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि उसको अपना पॉलिटिकल वोट बैंक साधना है और अपना एक कैंडिडेट जिताना है, तो ये सरकार भ्रष्ट नहीं, ये गिरी हुई नीच सरकार नहीं। इस पे एक बात और देखिए कि जेडीएस इस पे कब कार्रवाई करती है। जेडीएस इस पे कार्रवाई करती है जब ये मामला नेशनल नहीं पूरा इंटरनेशनल बन जाता है, ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगते हैं, बकायदा सस्पेंड कर दिया है ना। अब जाके उसने कार्रवाई की है कि उसने पार्टी से बर्खास्त किया है। क्या चुनाव आयोग की इसमें निलंबित किया है? बर्खास्त भी नहीं किया, निलंबित किया है। क्या चुनाव आयोग की इसमें कोई नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती?
क्या चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं तो कभी कभार आंख खोलती हैं, लेकिन सर क्योंकि स्मृति ईरानी की बात हुई, सुषमा स्वराज जी की बात हुई, तो मुझे एक और चीज़ लग रहा है बतौर महिला, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि इस समय देश में कोई भी महिला नेता ऐसी नहीं है जो हमारे लिए ढंग से आवाज़ उठा पाए। इस पूरे मामले पर अगर किसी बड़ी महिला नेता ने आवाज़ उठाया तो वो है प्रियंका गांधी, उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन स्मृति भाजपा की तरफ से बोलते बोलते बोले भी तो अमित शाह बोले, स्मृति ईरानी की तरफ से कुछ नहीं है। क्या महिला नेता फेल हो गई हैं देश में, कुछ नहीं है महिलाओं के लिए? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा कि आप रेप हो जाने पर भी ये देखें कि अपराधी आपकी पार्टी का है या किसी दूसरी पार्टी का है, आपकी जाति का है या किसी दूसरी जाति का है, आपके धर्म का है या किसी दूसरे धर्म का है। ये जो पूरी गिरावट है, ये पूरा महिलाओं के प्रति जो दृष्टि है, यानी लव जिहाद का भी जो पूरा मसला है वो क्या है कि अगर किसी हिंदू लड़की के साथ धोखा होता है किसी मुस्लिम लड़के की ओर से, तब वो बहुत बड़ा अपराध है। बाकी होता रहता है, बाकी कोई अपराध नहीं। आप दहेज के लिए जलती रहें महिलाएं, कुछ भी उनके साथ रेप होता रहे, आप कुछ मत बोलिए। आसाराम जैसे बलात्कारी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के आपके वीडियो मिलेंगे, जितने भी इस तरह के। अभी कुलदीप सिंह सेंगर की बात हुई, और सच बात है जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक उनका टिकट काटने का भी कोई ऐलान नहीं किया गया, तो ये अपने आप में बताता है कि हमारी जो पूरी राजनीति है उसमें किस तरीके से महिलाओं के प्रति दृष्टि है। और जो तमाम महिला नेता हैं वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज है कि वो तक नहीं बोल रही हैं। ये तो उनके महिला होने पर एक शर्म की बात है। आप कैसे ये हो सकता है कि अगर कोई पार्टी, आपकी पार्टी का कोई नेता हो, अगर वो बलात्कार करता है तो आप चुप रहेंगी सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पार्टी का इससे नुकसान हो सकता है? ये तो नेता होने पर तो दूर की बात है, ये तो महिला होने पर भी लानत है। महिलाएं तो ज़्यादा संवेदनशील होती है। कोई भी कुर्सी, कोई भी पद, कोई भी राजनीतिक भविष्य किसी भी महिला के का जो सम्मान है उससे बड़ा नहीं हो सकता। और अगर भारतीय जनता पार्टी की नेता, महिला नेता चुप्पी साधे हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि वो खुद अपराध में शामिल हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। होना तो ये चाहिए था कि आप अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खड़े होते, और आप तो शुचिता की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो शुचिता, भारतीय श्री प्रज्वल रेवन्ना जी, अब मैंने कहा ना उज्ज्वला से प्रज्वला तक आ गए हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के कितनी महिला नेताओं को आपने सुना कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल रही हैं? जब यहाँ पर भाई जो पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिलाए हैं भारत को, वो खुलकर कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ। ये उनका कहना कितने बड़े ट्रॉमा का नतीजा रहा होगा, कितनी मुश्किल से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। ये आसान नहीं था कि पूरी दुनिया के सामने ये कहना कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, ब्रजभूषण शरण सिंह है। ये कहना बहुत मुश्किल की बात थी। तो बजाय इसके कि उन महिला पहलवानों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेता खड़ी होती, उन्होंने चुप्पी साध ली और इसमें तमाम तरह तरह की साजिश वगैरह खोजने लगी। और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या स्मृति ईरानी ने एक शब्द आज तक बोला है? जिस अवध में अमेठी से चुनाव लड़ रही ना स्मृति ईरानी, जिस अवध में वो चुनाव लड़ रही, उसी अवध का हिस्सा वो कैसरगंज है जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद बनते हैं। और अभी भी वो दावा कर रहे हैं, वो यही मांग कर दें कि ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए, वो यही मांग कर दें कि रेवन्ना को जो वीडियो आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आगे के चरणों में आप समझौता तोड़ दीजिए, कुछ तो बोलिए। आप अगर नहीं बोल रही हैं तो आप कठपुतली हैं, जिसकी जो धागे हैं वो राजनीतिक नेताओं के हाथ में हैं। उन्होंने आपसे महिला होने का सम्मान, महिला होने की गरिमा और महिला होने की संवेदनशीलता छीन ली है। बिल्कुल, कठपुतली की बात जहाँ तक है, कहते हैं ना कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो ये लोग तो सपोर्ट करने वाले हैं, ये लोग तो अपराधियों को बचा रहे हैं। सोचिए इनका अपराध खुद का कितना बड़ा है। और बार बार लोग पूछते हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग हमारे जैसे होते हैं जो कहते हैं कि चुनाव आयोग कहाँ है। चुनाव आयोग की आंखें तभी खुलती हैं जब ऊपर से ऑर्डर आता है कि उठो वत्स, हमें विपक्ष को परेशान करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, तभी चुनाव आयोग जो है वो अपनी आंखें खोलता है। महिला आयोग कुछ पुरुष नेताओं के इशारों पर ही नाच रहा है। स्मृति ईरानी तभी बोलती हैं, मामला पूरा राहुल गांधी से जुड़ा हो तभी उनके बयान आते हैं, वरना काहे की महिला और काहे का बाल विकास, यही सारी चीजें तो हो रही हैं। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और आगे आप किन मुद्दों पर चर्चा सुनना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।